हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आपका दोस्त अजय और मैं आ गया हूं आप चैप्टर 1 के जो हमारा हिस्ट्री था उसके पार्ट 2 की वीडियो। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पार्ट 2 से। और पहली वाली वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, मेरे ख्याल से थोड़ी वॉइस उसमें हल्की सी आगे हो गई है। तो कोई नहीं, आप पॉज करके आप मेरे नोट्स नोट कर सकते हैं क्योंकि वो आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट 2 की वीडियो। इसी में जो हमारा पहला पॉइंट निकल के आता है वो है विलासिता लग्जीरियस की वस्तुओं की खोज। ठीक है। सामाजिक विभिन्नताओं को पहचानने का एक तरीका है उपयोग और विलास की वस्तुओं का अध्ययन। इसमें पहला पॉइंट है उपयोगी वस्तुएं वह होती हैं जो रोज़मर्रा के जीव उपयोग में लाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट, जैसी जैसे चक्की, मिट्टी के बर्तन, सुई आदि। ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह वस्तु हैं पत्थर या मिट्टी जैसी सामान्य पत्थर से बनाई जाती हैं। चौथा, यह बस्तियां सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थीं। इसी के अंदर जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो है ऐसी वस्तुएं जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो। ठीक है। पांचवा पॉइंट, जो महंगी तथा दुर्लभ हो। ऐसी वस्तु को पुरातात्विक कीमती मानते हैं, जैसे फांस के पात्र। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ये नीचे वाला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, फांस के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था, क्योंकि घिसी रेत प्लस रंग प्लस चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण से पकाकर बनाया जाता था। देखो, इसे बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती थी, तब ये इसको पुरातत्व विभाग के अधिकारी जो हैं वो कीमती मानते हैं। ठीक है। इसमें ही आगे ऐसे महंगे दुर्लभ पदार्थ से बनी वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी बस्तियों में मिले हैं। छोटी बस्तियों में यह बस बहुत ही कम कीमत पर मिलते हैं, क्योंकि तो आप सबको ही पता है अगर बड़ी बस्ती में शहरों में मिलेंगे तो वहाँ तो थोड़े रईस लोग ही रहते होंगे, है ना। और छोटे गाँवों में तो ये मिलेंगे नहीं। ठीक है। सोना भी दुर्बलता शायद आज के जैसा ही महंगा रहा होगा। पहले भी सोने की डिमांड ज़्यादा थी, उसको ज़्यादा ही महंगे पदार्थ मांगते थे। हेलो दोस्तों, इसी के साथ मैं अब ये बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है। तो आज ये टॉपिक आखिरकार क्लियर ही हो जाएगा कि प्राचीन समय में राज्यों को क्या क्या कहा जाता था। और आपको मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो आप पॉज करके ये सब लिख लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ये दो तीन चीज़ें हैं जो रिपीट भी हैं। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल लोथल, जो वर्तमान में गुजरात को कहते हैं। कालीबंगा, जो वर्तमान में राजस्थान को कहते हैं। नागेश्वर, जो वर्तमान में गुजरात को कहते हैं। धोलावीरा, जो वर्तमान में गुजरात को कहते हैं। दो तीन चीज़ें रिपीटेड हैं। रिपीटेड का मतलब है ये सब नाम तो एक ही हैं और इन सबको एक ही उसको कहा जाता था। कुछ लोग कालीबंगा कहते थे, कुछ नागेश्वर कहते थे, कुछ धोलावीरा कहते थे। चूंदड़ो, जो कि पाकिस्तान को कहते हैं। बालाकोट, जो कि पाकिस्तान को कहते हैं। कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान को कहते हैं। रेखागढ़ी, जो कि हरियाणा को कहते हैं। बनावली, जो कि हरियाणा को कहते हैं। सूरकोटा, जो कि गुजरात को कहते हैं। और इसी में रोपड़, जो कि पंजाब को कहते हैं। अलामगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश को। मांडा, कश्मीर। सूटगेडौर, जो कि पाकिस्तान। प्राचीन समय में राज्य को क्या क्या कहते थे वो टॉपिक हमारा खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शिल्प उत्पादन। ठीक है। चुंदड़ो नामक स्थान पर वर्तमान में पाकिस्तान में शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था। शिल्प कार्य मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य, मौर्य निर्माण, बाट बनाना। इसी में हम बात करते हैं आगे मनकों का निर्माण। मनकों का निर्माण भिन्नता प्रकार के पदार्थों से किया जाता था। कार्नेलियन, जो कि एक पदार्थ है, वो सुंदर लाल रंग का था। ठीक है। जैस्पर, सर्पटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी। धातु, सोना, तांबा, कांसा। कांसा तो आपको पता ही होगा, तांबा प्लस रांगा इक्वल टू कांसा। ठीक है। साख, शंख, फ्यास, पक्की मट्टी। ठीक है। और इसमें आगे बढ़ते हैं हम। कुछ मनके दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। यह मानकर चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, दोलाकार, खंडित आदि आकार के हो सकते हैं। इन पर चित्रकारी करके इन्हें सजाया जाता था। मन के बनाने में विंता पदार्थों का इस्तेमाल होता था। इन्हीं के अनुसार इनको बनाने की तकनीक में भी बदलाव किया जाता था। शेलखड़ी एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से उपयोग में लाया जा सकता था। कुछ मनके ऐसे भी मिले हैं जिन्हें शेलखड़ी के चूर्ण से साजे में डालकर बनाया गया था। इसके विभिन्नता आकार के मनके बनाए जा सकते थे। इसी में हम आगे देखेंगे। एक कार्नेलिया एक पत्थर था, पदार्थ था जो भी है। तो कार्नेलिया का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल को आग में पकाने के प्राप्त होता था।
मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से यह पूरे होते थे। लोथल, चूंदड़ों, धोलावीरा के छेद करने के उपकरण मिले हैं। यानी लोथल और धोलावीरा और चूंदड़ों, इस जगहों पे जो छेद करने के उपकरण थे, उनके मतलब जो मशीनें थी पहले के टाइम पे जो उन्होंने हाथ से बना रखी थी, वो वहाँ से प्राप्त हुई है। इन्हें इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छेद करने की प्रक्रिया वहीं होती थी। नागेश्वर और बालाकोट दोनों बस्ती समुद्र तट के समीप थी। यह संघ की वस्तु, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पिचकारियाँ बनाई जाती थीं। यहाँ से निर्मित वस्तुओं को दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। ठीक है, यानी ये जो नागेश्वर और बालाकोट है, वहाँ दोनों, वो तो समुद्र के तट के किनारे थी बस्तियाँ, तो जाहिर है वहाँ पे शंख मिले। इसी में ही आगे हम पढ़ेंगे इतिहासकारों द्वारा उत्पादन केंद्रों की पहचान। वो मतलब पहचान कैसे करते थे कि ये कौन से उत्पादन का केंद्र है, यानी यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री थी, हमारे आजकल के भाषा में कहा जाए तो। जिन स्थानों पर शिल्प उत्पादन कार्य होता था, वहाँ कच्चे माल तथा त्यागी गई वस्तुओं का कूड़ा करकट मिला है। इससे इतिहासकार अनुमान लगा लेते थे कि इन स्थानों में शिल्प उत्पादन कार्य होता था। पुरातात्विक सामान्यत पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, आश्य जैसे कच्चे माल, शिल्पकारियों के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिए गया माल, कूड़ा करकट ढूंढते हैं। इनसे निर्माण स्थल की निर्माण कार्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी जो हमारे अधिकारी हैं पुरातत्व विभाग के, वो इन सब के कूड़ा करकट जो जो काम हो जाता है, उसके बाद में जो थोड़ा थोड़ा उनका पीस बच जाता है, कटा पिटा, कि मतलब किस चीज़ का काम चल रहा था, जो एक्स्ट्रा होता है वो टूट फूट के वहीं गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें ढूंढ ढांड के इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे क्या कार्य होता था। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते। यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख तथा पत्थर को काटा जाता था, तो उनके टुकड़े कूड़े को रूप में उत्पादन स्थल पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था। लेकिन जो अति सूक्ष्म, यानी जो ज़्यादा ही छोटे हो जाते थे ना, और टुकड़े के रूप में वहीं पे फेंक जाते थे। ठीक है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि मतलब जो यूज़ हो जाते थे छोटे, तो वो यूज़ ही हो जाते थे, और जो ज़्यादा ही छोटे हो जाते थे तो वो कूड़े के रूप में वहीं फेंक जाते थे, जिससे उन्हें अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे क्या कार्य होता था, या कौन सा स्थान है यहाँ पे, कौन सा उत्पादन था यहाँ पे, या कौन सी फैक्ट्री डली थी, आज की भाषा में मैं कहूँ तो, कि यहाँ पे ऐसा क्या काम होता था। इसी में ही आगे शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था। ठीक है, पहला पॉइंट है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैसे मिट्टी। दूसरा पॉइंट, दूर से लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु, जलोढ़ मृदा से बाहर के मंगाए जाते थे। जलोढ़ मृदा तो आप सबको पता ही होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं। जैसे कि समुद्र वगैरह में जब जैसे बारिश वारिश आती है, बाढ़ वाढ़ आती है, जो भी कुछ नदियाँ वगैरह आती हैं, तो नदियाँ जो हैं, बारिश वगैरह जो है, जो अपने साथ ना जो मिट्टी उठा के लाती है ना, एक तरह से जो उठा के लाती है पानी के साथ में, जो बह के आती है और वो जो फिर आके वहीं रुक जाती है, तो उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। और बहुत उपजाऊ उपजाऊ होती है वो, उसके अंदर ना फसल करेंगे ना तो बहुत ही उपजाऊ होती है वो जलोढ़ मृदा। हाँ जी, इसी में हम बात करते हैं उपमहाद्वीपों तथा उससे आगे से आने वाले माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए कच्चे माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। इसमें पहला पॉइंट है नागेश्वर और बालाकोट से शंख मिल जाता था। दूसरा पॉइंट है अफगानिस्तान में से सोतुगाई के नीले रंग का लाजवट मणि मिलता था। तीसरा पॉइंट है लोथल से कार्नेलिया पत्थर मिलता था। ठीक है, आगे इसी में ही आगे सेल खड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। ठीक है, ये एक वो है पदार्थ सेल खड़ी, जो कि दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलता था। इसमें ये आगे पॉइंट दूसरा, राजस्थान के खेतरी से तांबा मिलता था, दक्षिण भारत से सोना। यानी अगर हमारे भारत में कहीं सोने की खदानें कभी पाई जाती थी तो वो दक्षिण भारत में ही पाई जाती थी। इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आगे मोहर और मुद्रांकन, सीलिंग्स। मोहर और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को आसान बनाने के लिए होता था। उदाहरण, किसी सामान से भरे थैले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजा जाता था तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, थैले के प्रमुख को रस्सी से बांध दिया जाता था। यानी जो थैला था उसके मुख को ना एक रस्सी से बांध दिया जाता था, और उसके आगे देखो आप होता क्या, उसके मुख पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमा कर लगा दी जाती थी। ठीक है, मोहर को दबाया जाता था, यानी जो रस्सी थी उसे रस्सी बांध के उस पर थोड़ी गीली मिट्टी लगा के फिर अपने मोहर को दबाया जाता था। ये पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, अगर आपको पढ़ना है तो इस पॉज करके पढ़ लेना, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज बात में समझा दूँ। देखो, जब कोई इंसान या राजा या शासक अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजता था, किसी के हाथों भेजता था। ठीक है, तो अपने सामान के मुख पे ना वो रस्सी बांध देता था, उस पर थोड़ी गीली मिट्टी लगा देता था और अपनी मोहर लगा देता था।
और वो मोहर अगर वो सामान चला गया और वो अगले स्थान पे पहुंच गया जहाँ उसे पहुंचाना है, और उसकी वो मोहर बरकरार रही, तो उसकी मोहर अगर वो बरकरार रही तो समझ लेते थे कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। रास्ते में उसने किसी जो बंदा लेके आया है, व्यक्ति लेके आया है, उसने रास्ते में ना तो खोल के देखा ना कोई छेड़छाड़ करी। पहले ऐसे पहचान की जाती थी। और उससे मोहर से ना ये भी पता चलता था कि किसने भेजा है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी मोहर थी, हर शासक की अपनी अपनी मोहर थी पहले के टाइम में। इससे बंदों उसको आपस में पहचान होती थी कि ये कौन से राजा की है, कौन से शासक की है। तो मोहर इसलिए बनाई जाती थी पहले, मोहर बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी के साथ जो हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी आज की वीडियो का जो सेकंड पार्ट का जो लास्ट टॉपिक है, वो है हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी। सॉरी यार, मैं बोल नहीं पाया। तो चित्रात्मक लिपि थी। इस लिपि में चिन्हों के साथ, सॉरी गाइस फॉर डिस्टरबेंस, अरे अब बाहर बहुत थोड़ा शोर हो रहा है ना थोड़ा, सॉरी, तो मुझे माफ़ कर देना। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। इस लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। हड़प्पा लिपि एक रहस्यमय लिपि इसलिए कहलाती है क्योंकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो हड़प्पा लिपि जो है ना, वो रहस्यमय लिपि कहलाती है अभी तक, क्योंकि आज तक ना इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, इसके वर्डों का मतलब नहीं निकला, या फिर इनको पहचान नहीं हो पाई है अभी तक, इसलिए रहस्यमय लिपि कहलाती थी। और सॉरी, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा कि बाहर से कोई डिस्टर्बेंस ना आए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और इसी के साथ सेकंड पार्ट भी यहाँ ख़त्म होता है, और थर्ड पार्ट भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त अजय। और प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, जो कि आप लोगों के क्लासमेट भी देख सकें, आपके दोस्त भी देख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन। मैं हूँ आपका दोस्त अजय। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पार्ट थर्ड भी बहुत जल्दी ही आ रहा है। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना।